चलिए आज का टॉपिक है मेरा उपचय भावा। आज मैं 3 चीज़ों को करने का प्रयास करूँगा। आज का विषय है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और कहे कि मुझे जीवन में ऊँचाइयों पे जाना है, जीवन की उच्चता को प्राप्त करना है या सिंपल भाषा में कहूँ तो मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे ग्रोथ लेनी है जीवन में। ग्रोथ का तात्पर्य 3 तरीकों से है। ग्रोथ हर इंसान की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक 3 दृष्टिकोणों से देखी जाती है। और शारीरिक ग्रोथ थोड़ा-सा उल्टी है। ये समय बढ़ने के साथ-साथ शारीरिक शक्तियाँ कम होती चली जाती हैं। तो इसलिए हम 2 चीज़ों को विशेष रूप से यहाँ पर तवज्जो देते हैं, मानसिक और आर्थिक। जैसे-जैसे ग्रो करता है इंसान, तो उसको मानसिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मापदंड के हिसाब से देखना चाहिए। मानसिक आधार सबसे बड़ा है। अगर आपका मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा, मतलब कि आपकी सोच बोलनी चाहिए मुझे, सोच का विस्तार अगर आपका नहीं हो रहा और आपके सोच में कोई खास विशेष बड़े परिवर्तन नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से आप ग्रो नहीं कर रहे। सेकंड हम देखते हैं कि व्यक्ति ने धन प्राप्त किया कि नहीं। समाज ये देखता है कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया, पर जन्म पत्रिका ये देखना चाहती है कि व्यक्ति ने पैसा तो कमा रहा है, पर क्या उसका मन, क्या उसकी सोच में भी कोई अच्छी वृद्धि हुई या नहीं? ये उसके लिए प्रश्न है। और मन जितना खुलता चला जाएगा, उतनी ही अच्छी सोच होती चली जाएगी। आपके अंदर अगर बाहों को फैलाने की शक्ति हो जाएगी, उतने ही लोगों को आप समेट पाओगे। लोग तो एक व्यक्ति को भी अपने हृदय में घुसने नहीं देते, अंदर उतरने नहीं देते और यहाँ पर वार्तालाप चल रही है बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में उतारना है। तो मेरे जीवन में जो ग्रोथ का फार्मूला है, वो अलग है। मुझे किसी बड़े विद्वान व्यक्ति ने बताया था, बुजुर्ग व्यक्ति थे और मुझे कहा, मैं किसी तीर्थ स्थान पे था, रुका हुआ था उसी जगह पे, उसी स्थान पर, तो मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि तुम ग्रो करने के लिए क्या करते हो? मैं युवा था, जोश काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मैंने बताना शुरू करा, मैं टीवी पे भी हम आते हैं, हम मैगज़ीन भी चलाते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हम सारा जो भी हमारे पास टूल हम इस्तेमाल करते थे, सब बताने शुरू किए। वो टोटली अनसैटिस्फाइड हो गए। उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा कि मजबूत इमारत के लिए कौन-सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो मैंने कहा जी सबसे पहले तो नींव मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, और बोला कोई दूसरी चीज़? बोला इमारत किसके आधार पर खड़ी होती है? मैं काफ़ी देर घूमा, परंतु मैंने बाद में दिमाग लगाया तो मैंने कहा जी पिलर्स, जो मजबूत इमारत उसे कहा जाता है जिसके पिलर्स बहुत मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बात ठीक। जीवन में जब आप अपनी इमारत खड़ी करते हैं ग्रोथ की, इमारत है ना, ग्रोथ की सूचक है, परिचायक है।
जब आप अपनी इमारत खड़ी करते हैं तो दिखाता है कि आपने ग्रो किया है। तो इमारत जो है पिलर्स के दम पर खड़ी होती है। मजबूत इमारतें पिलर्स के दम पर खड़ी होती हैं और ईंट, गारा, बजरी ये सब तो उसका एक छोटी-सी यूनिट है, बहुत छोटा-सा एक पार्ट है, पर वो मजबूती का मेन आधार नहीं। उसके लिए सहायक हैं, पर मेन मजबूती का आधार तो उसके पिलर्स हैं। तो उन्होंने कहा बेटा सुनील ऐसा है कि तुम ज़िंदगी में पिलर्स बनाने सीखो। जितने मजबूत आप पिलर्स खड़े करोगे, इमारत उतनी ही मजबूती से खड़ी होगी। मैंने इस विषय पे बड़ा विचार किया। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी आया। तो जब मैं ये उपचय भाव को पढ़ रहा था और उपचय भाव मैं कोई पहली बार नहीं पढ़ रहा था, कई बार उससे पहले मैं पढ़ चुका था। मैं इस तरीके से उपचय भाव को पढ़ता था कि 3, 6, 10, 11 जो भाव हैं वो उपचय भाव हैं और इन्हें हाउस ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। पर कभी गहराई में इतना ज़्यादा घुसा नहीं था, जैसे अक्सर याद कर लेते हैं, मैं भी याद कर लिया कि वही हाउस ऑफ ग्रोथ। पर ये हाउस ऑफ ग्रोथ क्या है? उसको एक इंजीनियर की निगाह से मैंने नहीं देखा था कि इसको विषय को ये इतना सिस्टमैटिक विषय मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, ज्योतिष जैसा। जब मैं इसके सिस्टम को बनाने लगा उपचय भाव को, तो मुझे उन व्यक्ति के द्वारा, उस महान व्यक्ति का द्वारा बताई गई बातें अक्षर अक्षर समझ में आने लगी। हम लोग लोगों के साथ व्यापार करते हैं। हम एक्चुअल में लोगों के साथ डील करते हैं और कोई व्यक्ति आपके काम का होगा, कुछ व्यक्ति उनमें से आपके लिए पिलर्स बनेंगे और कुछ व्यक्ति ईंट और बजरी का काम करेंगे और कुछ लोग बीच में ही छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो बस ऐसे ही जिंदगी हर व्यक्ति के जीवन में चलती है और जब ग्रोथ करता है इंसान तो डायमेंशनली ग्रोथ नहीं करता, एक तरफा ग्रोथ करने का प्रयास रहता है और वो मारा जाता है इस मामले में। वो वापस यू टर्न लेकर के वापस आता है। बहुत सारे लोग आपको जिंदगी में ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे साहब हमने बड़ा कमाया, पर वो जो 10 साल पहले कमाया वो आज मजा नहीं आ रहा हमें, धंधे में दम नहीं रहा। वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली में वो यू टर्न जो उनका हुआ है, वो इस सूत्र को ना समझने से ज्यादा हुआ है। एक बार एक लेवल से पहुंच के नीचे जाना कहीं ना कहीं उपचय भाव को ना समझ पाना ही है। कई बार आप देखते होंगे जीवन में लोग बड़े ऊंचाई पे जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। मजबूत आधार जब तक आप तैयार नहीं करोगे, जिंदगी में मजबूत पिलर्स नहीं खड़े करोगे, जब तक उसके ऊपर मजबूत इमारत नहीं बनेगी, यानी जो ग्रोथ एक बार हो गई वो वापस नीचे नहीं जाएगी। इस बात को आपने समझना है। तो मजबूत आधार आपने एक तैयार कर। हमारा टारगेट पहला रहता है धन कमा लो और हम अपनी सोच को ग्रो नहीं कर पाते। जब वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे लेवल तक आ जाता है पैसे के दम पर, तो वहां उसकी परीक्षा होती है उसकी सोच को लेकर। और सोच वो पहले मरले वाली होती है, दूसरे मरले वाली तो होती नहीं, पहले मरले वाली मतलब फर्स्ट मंजिल वाली होती है, पहली मंजिल वाली। दूसरी मंजिल पे बंदा पहुंच जाता है, ग्रो कर जाता है। सोच को बढ़ा नहीं पाता, सोच को बड़ी नहीं कर पाता। वही चिंदी चोरी वाली आदतें, वही चोरी चकारी वाला दिमाग, वही छोटी छोटी हरकतें वो करता चला जाता है।
और पर उस दूसरी मंजिल पे जो लोग मिलते हैं ना, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। आपकी जिंदगी में मंजिलें बनी हुई है और वो वहां पे बैठे हुए लोग उस मंजिल में डिसाइड करते हैं कि आपको इस मंजिल पे रुकने देना है कि नहीं देना है। वो बड़ा आपको टाइम देते हैं, कि आपको मौका देते हैं कि आप दिखाइए आप क्या करके आए। आप कहते हो जी मैं तो 10 करोड़ रुपए कमा के आया हूँ, मैं 20 करोड़, मैं 100 करोड़ कमा के आया हूँ। तो आपके सोच के, आपके थॉट के परीक्षा लेते हैं कि आप सोचते कैसे, आपकी सोच कैसी है। अगर वो पाते हैं कि मामला गड़बड़ है, तो वो वापस पहली मंजिल पे भेज देंगे आपको। कह देंगे जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं, कुछ स्थान नहीं। अगर वो ये पाते हैं कि दूसरी मंजिल वाले लोग कि तुम्हारी सोच वहां के लोगों से भी ज्यादा ऊंची है, तो लोग कहेंगे भाई इसको प्रमोट करो, तीसरी मंजिल पे पहुंचा दो। फिर तीसरी मंजिल पे भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं, वो भी मापदंड ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं अरे तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, हमसे मैच करती है। अब जहां मैच कर गई तो इसका मतलब आप उसी जगह पे रुके रह जाओ। ध्यान रखना, उस तीसरी मंजिल पर अगर आपकी सोच उतनी है कि तीसरी मंजिल वाले लोगों के साथ मैच कर रही है, तो आप वहीं पर रुके रह जाओगे, एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। यू विल एंजॉय, क्योंकि आप जमीन से आए हो और आप कह सकते हो कि मेरी जिंदगी की सफलता है कि मैं तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। आप अपना एग्जाम्पल कह सकते हो, पर वास्तव में वो आप जब देखते हो तो ऐसे लोग भी आपको बहुत मिलेंगे कि आचार्य जी हमने तरक्की तो की, पर एक लेवल पे आके रुक गए, नीचे भी नहीं जा रहे पर हम ऊपर भी नहीं जा रहे। आप सोच लेना कि उनकी सोच में गड़बड़ है, सोच बड़ी नहीं है। सारा खेल सोच का है, सोच बड़ी नहीं है। उन्हें अपनी सोच को बड़ा करना, अपनी थिंकिंग को बड़ा करना हो। और वही कार्य जो लोग करने में कामयाब हो जाते हैं, वो चौथी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और हर स्टेज पर आपके ऐसे ही आपकी परीक्षा होती है। पर कमाल की बात तो ये, जैसे जैसे ऊपर भाव जाओगे आप, 3 स्टेज तक तो धन को भी देखा जाता है, पर 3 स्टेज के बाद तो आपको धन को देखा ही नहीं जाता। जिंदगी में सबसे पहले 1 करोड़ रुपया कमाना बड़ा मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल है, शीर्षासन करा देता है साहब, जिंदगी के पसीने निकाल देता है। ये पहली मंजिल है आपकी, मतलब ग्राउंड फ्लोर की मंजिल है आपकी, बड़ा बड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लेवल आपका 10 करोड़ है। मैं एक सामान्य आदमी की भाषा में समझा रहा हूं, इसमें रुपया पैसा ऊपर नीचे भाई मेरी समझ के अनुसार क्या ग्रोथ है। जब आप 10 करोड़ तक पहुंचते हैं, मैक्सिमम लोग इस फर्स्ट मंजिल के इर्द गिर्द रह जाते हैं। वो कहते हैं यार हम आए तो 5-7 लाख रुपए के थे, हम हो गए 5 करोड़ के, 7 करोड़ के, 8 करोड़ के आदमी हो गए हम। एंजॉय करते हो, वहीं के वहीं रह जाते, आगे नहीं बढ़ते। उनको मेहनत करनी पड़ रही होती है बहुत ज्यादा, और उनको कई उनमें से लोग होते हैं जो कहते हैं हमने ऊपर जाना है। ठीक है साहब, उनमें से कुछ लोग ऊपर चले भी जाते हैं देर सवेर, मेहनत करते करते 10 करोड़ क्रॉस करने के बाद। ये भी एक चीज है कि आपकी लाइफ स्मूथ होती चली जाएगी। यानी कि जो आपने 1 करोड़ रुपए कमाने में मेहनत करी, उतनी मेहनत 10 करोड़ रुपए कमाने में नहीं लगती। और जितनी 10 करोड़ अगर आपने एक बार कमा लिया ना, तो 100 करोड़ तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, ये भी मान लेना। बशर्ते इस पैसे के साथ आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, इस बात का टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लागू है। 10 करोड़ से ज्यादा आसान है 100 करोड़ पे पहुंचना। जिस दिन आप 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाते हैं, 1000 करोड़ कब हो जाएगा आप नहीं समझ पाओगे।
अगर एक आदमी ने 1 करोड़ तक पहुंचने में 10 साल लगाए हैं, तो 10 करोड़ तक पहुंचने में उसके 6 या 5-6 साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और 5-6 साल में अगर वो 10 करोड़ तक पहुंच गया, तो 100 करोड़ को पहुंचाने के लिए उसको 3 या 4 साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और अगर वो 100 करोड़ के क्लब को क्रॉस करता है, तो उसको 1000 करोड़ पहुंचाने में 2-3 साल से ज्यादा का समय किसी भी रूप में, साल 2 साल नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा ग्रोथ नहीं जा रही है, तो फिर से आइए और विचार करें कि सोच के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बार बार सोचिए, बार बार नोट बनाइए अपने, और लिखिए कि कमी कहाँ है, कहाँ फंसा हुआ। कमी पता है, फिर ग्रो नहीं कर पा रहे, तो समझ लीजिए आप आनंद के शौकीन है, मेरी तरह के आदमी है, नहीं ऊपर जाना चाहते। फिर आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, फिर उसमें गरीबी अमीरी ना देखें। और अगर रियल में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सोच पर काम करना होगा। ये सूत्र है तरक्की का, उन्नति का। अब तरक्की उन्नति के रोड पे चलने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं ज्योतिष में। पहला रोड मैप जब तैयार होता है, तो उस रोड मैप में 4 पड़ाव हैं आपके पास। तीसरा भाव फर्स्ट स्टेप, छठा भाव सेकंड स्टेप, तीसरा पड़ाव 10th हाउस, चौथा पड़ाव 11वां भाव। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति बिना तीसरे और छठे भाव से निकले तरक्की नहीं कर पाएगा। कमाल की बात तो है, कुछ लोग पहले भाव में फर्स्ट स्टेप पे ही फंस जाते हैं। तीसरा भाव है हाउस ऑफ एफर्ट। मैं यहाँ भाव की ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, बस 1-2 पॉइंट से समझा दूंगा। ये भाव बताता है कि जिंदगी में आप एफर्ट कितना करते हैं जिंदगी में ग्रो करने के लिए। फर्स्ट हाउस, आजकल की जनरेशन एफर्ट्स करने में थोड़ा सा तेज है, एफर्ट्स करती है, ग्रो करना ही करना है, निश्चित है। जैसे ही तीसरे भाव से आप निकलते हैं और सेकंड पड़ाव पर पहुंचते हैं, सेकंड स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो आपको वहां पे छठे का दर्शन करना पड़ता है। पहले भाव में भी आपको पहलवान मिलते हैं, वहां पे अखाड़ा है, फर्स्ट हाउस आपका जिंदगी का अखाड़ा है। वो हमारे यहाँ देसी भाव में कहते हैं भाई जिंदगी अखाड़ा बन गई, तो रियल में तीसरा भाव जिंदगी का अखाड़ा है, जहाँ पे पहलवानों की लड़ाई है, कुश्ती है। और वो कुश्ती आपको डिसाइड करती है कि आपको छठे तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। अगर आप वो उस लेवल पे ही कुश्ती हारते रहते हैं, तो आप छठे तक भी नहीं पहुंचते। छठे में बड़े बड़े पहलवान मिलते हैं, तीसरे में वो पहलवान थे जो आमने सामने से लड़ रहे थे, आपके फ्रंट पे आके लड़ रहे थे। जैसे 2 पहलवान लड़ते हैं, बिल्कुल आपको पता है जिस पहलवान से मैं लड़ रहा हूँ इसका वजन कितना है, इसकी टेक्निक क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका सामर्थ्य क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यू नो वेरी वेल। बट इन द 6th हाउस आप नहीं जानेंगे, क्योंकि सामने कोई होगा ही नहीं। शक्ति का नहीं पता चलेगा। आपके कंपटीटर छठे भाव से आएंगे, वो कहेंगे कर मुकाबला, पर मुंह से नहीं बोलेंगे कि कर मुकाबला। आपका कंपटीटर नहीं कहेगा आकर के कि तेरा मेरे से मुकाबला और तुझे मैं आगे जाने से रोकूंगा। बस यही छठा भाव है। वो आपकी कंप्लेंट करेगा, आपके ऊपर मुकदमे में फंसाएगा, आपको रोकने का हर भरसक प्रयास करेगा आपका कंपटीटर, जिसे हम कहते हैं आपका शत्रु, आपका दुश्मन। छठा भाव, ध्यान रहे, विश्लेषण का अद्भुत भाव। यही आपकी असली अग्नि परीक्षा होती है छठे भाव में,
कि आप अपने जीवन की स्थितियों का, आप अपने जीवन की परिस्थितियों का विश्लेषण कैसे करते हैं, और जो विश्लेषण से निकलता है उससे क्या सीखते हैं, क्या लर्निंग्स करते हैं आप। इसलिए काल पुरुष की कुंडली में तीसरा और छठा भाव जो है बुध ग्रह का है। मिथुन राशि और कन्या राशि काल पुरुष कुंडली में बुध की राशियां तीसरे और छठे में ही फॉल करती हैं, ध्यान रखना। तो व्यक्ति की और बुध ग्रह जो है लर्निंग्स है आपकी, आपने क्या लर्न किया। बहुत सारे लोग छठे में ही फंस जाते हैं, दुश्मन बना लेते हैं और कहते हैं हम दुश्मनों का विनाश करेंगे, इनको मारेंगे साहब। मारने के चक्कर में खुद फंसे रहते हैं और छठे से बाहर नहीं निकल के आते, खुद स्ट्रेस में रहते हैं, दूसरों को स्ट्रेस में डाल देते हैं। इससे मुक्ति बड़ा मुश्किल है, छठे से मुक्ति है ना, बड़ा ही मतलब जीवन का प्रारब्ध लगाना पड़ जाता है। रोग, क्योंकि यहाँ पे उन्हें रोग मिलता है, कर्जा मिलता है, शत्रु मिलता है, कंपिटिटर मिलता है, सेपरेशंस मिलता है, और अब वो हमें फंसा लेता है छठा भाव। इसलिए दुस्थान में भी वो पहला दुस्थान है, फर्स्ट वो दुखों का घर है, और ये कुआं है पहला। इसे कुछ लोग पाताल लोक भी कहते हैं। पाताल का मतलब ही जमीन के बहुत नीचे चले गए। इससे ऊपर उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये सेकंड स्टेप है, पर ऐसा असंभव नहीं है, निकला जा सकता है। किसी ने अपना म्यूट नहीं किया, म्यूट करें प्लीज, मुझे नहीं सर्च करना पड़ेगा प्लीज, थैंक यू। तो उसे उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा शक्ति और सामर्थ्य ज्यादा चाहिए, और व्यक्ति के विश्लेषण से क्या निकाला उसने, क्या मंथन क्या किया, क्या रिजल्ट्स निकाला, ये जो डिसाइड करता है वो दिखता है कि आपको दसम में जाना है कि नहीं जाना है। अगर वो डिसाइड कर लेता कि यार इस व्यक्ति की सोच है ना काफी पॉजिटिव है, ये शत्रु को शत्रु मान ही नहीं रहा, ये कंपटीटर को कंपटीटर मान ही नहीं रहा, ये बीमारी को बीमारी मान ही नहीं रहा, ये कर्जे को कर्जा मान ही नहीं रहा, वो तो कहते हैं भाई इसको यहाँ रखना बड़ा मुश्किल है, इसको प्रमोशन करो, इसको दसम भाव में भेज दो। अब दसम भाव तो यू नो वेरी वेल, दैट इज ए हाउस ऑफ सक्सेस, दैट इज ए हाउस ऑफ कर्मा। अब हमारी यहाँ पर प्रैक्टिकल परीक्षा होती है दसम भाव में जब आता है, कर्मों की परीक्षा। यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि आप अपने एक्शन को करते कैसे हैं। छठे में आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि आपकी सोच बड़ी है, पर क्या जो आपने सोच की बातें की थी उसके अनुसार आपके एक्शन भी हैं क्या? या तुलसीदास जी ने जैसा रामायण में लिख दिया, पर वचन कुशल भव तेरे, कि केवल प्रवचन देने में तो कुशलता लोग बहुत ज्यादा लोग हासिल कर लेते हैं, लोगों को ज्ञान देने में कुशलता हासिल कर लेते हैं, पर क्या वो जीवन में भी अपनाते हैं, उनके एक्शन होता है? आप किसी भी आदमी से पूछिए, वो कहेगा जी मैं बहुत बड़े दिल का आदमी हूं। तो आप इंतजार करते हैं कि देखते कहां पर बड़ा दिल दिखाता है ये व्यक्ति, वहां पर आपकी अग्नि परीक्षा हो रही है। जो कर्म कर रहे हैं वो आपने छठे में जो सोच दिखाई थी वो आपसे मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मस्ट है। इसीलिए दसम भाव जो एक्शन का है, एनर्जी का है, सक्सेस का है, सत्ता का है, पावर का है, अथॉरिटी का है, ये पद जो मिलते हैं, जो दसम की जो सत्ता मिलती है, ये इसी आधार पर सुनिश्चित होती है कि इस व्यक्ति की सोच और कर्म दोनों आपस में मैच करते हैं, अर्थात जो आदमी ये बोल रहा है वो करके दिखाता है। इसीलिए मेरी तकलीफ है उन लोगों से जो अक्सर झूठ बोल जाते हैं।
मैं कहता क्यों अपना नुकसान करते हो मेरे भाई, कमजोरी है ये, चरित्र की कमजोरी है। प्रयास करें झूठ ना बोलें, प्रयास करें जो बोल रहे हैं वो करके दिखाने के लिए लगे रहे। क्या फर्क पड़ता है, हार या जीत कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा रहने वाला एक दिन जीतेगा। झूठ मूठ कहेगा मैं लगा हुआ हूं, निश्चित हारेगा, बोलते ही हार गया। दसम भाव कभी उसे 11वें की यात्रा नहीं करने देगा, ये बड़ा बैरियर है। पर जो व्यक्ति दसम तक हो जाता है उसके जीवन में स्मूथनेस काफी आ चुकी होती है। वही मामला है ये कि मामला 100 करोड़ के क्लब में आ गया। अब 100 करोड़ से 1000 करोड़ के क्लब में जाना बहुत आसान है, सो इजी। अगर आप कंपेयर करें कि पहले 1 करोड़ कमाना और 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में कमाना, कौन सा रास्ता आसान है, तो मैं कहूंगा 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपया कमाना 1 करोड़ के कमाने से ज्यादा आसान है। यही बात मैं कहता हूं कि यहाँ दसम भाव तक पहुंचना आपके लिए कैसा भी रहा हो, पर 11वें में पहुंचने में, एक बार आप 11वें में पहुंच गए, फिर यहाँ 1000 करोड़, 10,000 करोड़, फिर परमात्मा ने जितना आशीर्वाद बख्शा है और जितनी आपकी सोच जाती है, आप वहां तक की यात्रा कर सकते। बशर्ते आपको अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देखनी है, और देखनी है कि आपका तीसरा भाव क्या कहता है, छठा क्या कहता है, 10वां क्या कहता है और 11वां कहता है। अपनी सोच और अपने कर्म को उसी हिसाब से आपको सेट करना है, उसी से आपके सारे काम बन जाएंगे। तो ये ग्रोथ का एक रास्ता है, और हमने देखना है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ फंसे हुए हैं। अपने आप को मार्क कीजिए कि आप कहाँ फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, और अपनी कमियों को लिखो। उन कमियों पर वर्कआउट करो, बार बार कमियों पर वर्कआउट करो, या फिर कंप्रोमाइज करके आनंद लो। मैं ये दोनों ही रास्ते कहता हूँ। मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति को 1000 करोड़ कमाना चाहिए। 1 करोड़ में खुश है, बहुत अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। फिर अपने आप को गरीब मत समझो, फिर अपने 1 करोड़ में भी मस्त अमीरी का आनंद लो। अमीरी का मतलब क्या है? मेरी नजर में अमीरी का मतलब है जब किसी को देना पड़े तो सोचना ना पड़े, यही अमीरी है। अगर आपको देना पड़ रहा है, यार दूं कि ना दूं, मेरा सामर्थ्य है कि नहीं है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो समझ लेना अभी आप गरीब हैं। जब आप होटल में जाते हैं और एक तरफ मेनू लिखा होता है और एक तरफ रेट लिखे होते हैं, तब आप मेनू की तरफ देखते हैं, रेट की तरफ देखते हैं। उससे पता चल जाएगा अभी आपको कितनी यात्रा बाकी है। ऐसे जीवन में बहुत सारे मापदंड हैं आपके, जो आपको बताता है कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं। आप केवल 10 करोड़ के मालिक हैं, बट कोई भूखा व्यक्ति आता है, तुरंत भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, तुरंत उसको कपड़े दे देते हैं, तो आप अमीरी की श्रेणी में ही हैं। फिर ज्योतिष कहते हैं अब आप आनंद लो, कोई दिक्कत, यू विल एंजॉय हेयर आल्सो, और आप वही 11वें वाले का लुत्फ उठाओगे। समझे बात? कुछ लोग कहते हैं कि ये फला आदमी झोपड़ी में पैदा हुआ, देखो सर्वोच्च पद पर पहुंच गया। मैं कहता हूं निश्चित रूप से उसने अपने थॉट प्रोसेस पर काम किया है, अपने विचारों पर उसने बड़ा नजर रखी है। विचारों पर नजर रखिए, विचार ही शब्द बन जाते हैं, और अपने शब्दों पर नजर रखिए, शब्द ही आपका चरित्र बन जाता है। और आप अपने चरित्र पर नजर रखिए, क्योंकि वो ही जीवन की तरक्की का मापदंड बन जाता है।
जब लोग आपको पदों पर पहुंचाएंगे तो आपके वहां पर चरित्र का चित्रण दिमाग में लाया जाएगा और कहा जाएगा यह व्यक्ति चरित्रवान है कि नहीं। हमेशा ध्यान रखें, जब आप इतने अमीर हो जाओगे कि आप अपनी फैक्ट्री के किसी सीईओ को रखोगे, जब आप अपनी कंपनी में किसी को एमडी बनाओगे या सीईओ बनाओगे, आपका सारा ध्यान इस बात पे रहेगा कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। ऐसा तो नहीं कि कोई आएगा इसको रिश्वत का लालच देगा और ये आपकी कंपनी के साथ दगा कर जाए, क्योंकि एमडी है, सीईओ है, बड़ी पावर है इसके पास, कंपनी चला रहा है भाई। ऐसी कौन सी स्कीम इसको है जो नहीं पता, कंपनी क्या करने जा रही है, कौन सा है मामला है जो इसको नहीं पता, सब पता है। ये भी तो हो सकता है वो आपके कंपटीटर से मिल ले और थोड़े से लालच में बिक जाए और कंपनी को नुकसान हो जाए। बहुत बार होता है। तो कंपनियां बड़ी बड़ी जब किसी को सीईओ के पद पे रखती है तो उसका पूरा कैरेक्टर एनालिसिस करती है, चरित्र चित्रण, चरित्र एनालिसिस करती है, चरित्र का पोस्टमार्टम होता है। विचार मायने नहीं है, अब यहाँ शब्द मायने नहीं है, यहाँ पर अब यहाँ पर चरित्र मायने रखता है। पर चरित्र तक पहुंचने में आपकी सोच बहुत अच्छी तक जिम्मेवार है, इसीलिए सोच पर नजर बना के रखिए। अगर चरित्र निर्माण होगा तो सोच की वजह से होगा। शब्दों पर नजर रखिए, आदतों पर नजर रखिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। फिर से एक बार सूत्र बताता हूं, सोच पर नजर रखिए, सोच ही शब्द का निर्माण करती है। शब्द पर नजर रखिए, शब्द ही आपकी आदत का निर्माण करते हैं। अपनी आदतों पर नजर रखिए, आदतें चरित्र निर्माण करती हैं। और चरित्र पर नजर रखिए, जिंदगी की सारी सफलता और असफलता इसी बात पर टिकी। कई बार व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि पद आते आते उसके पास पहुंचते पहुंचते केवल चरित्र के आधार पर उसको पद नहीं दिया जाता। यार इसके चरित्र का भरोसा नहीं है, ये तो देश की नाक डुबो देगा, इसमें वो सामर्थ्य नहीं है, ये अपने आप को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रख सकता, ये तो देश का मुंह काला करवा देगा, इसको ना दिया जाए सर्वोच्च पद। ऐसे ही कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में भी सीईओ बनाया जाए कि ना बनाया जाए, तो चरित्र का विशेष खेल होता है, आपको वही समझ लेना है। बस यही उपचय भाव है मेरी निगाह में। तो इतने ही सूत्र हैं इसमें। 11वां भाव है एक्सपेक्टेड गेन। जिंदगी में कितना बड़ा गेन चाहते हो, जितना बड़ा गेन चाहते हो अपने आप को उतना ही बदलने की शायद ताकत रखो। मेरे पास कई बार लोग आते कहते 200 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए। आप भी नोट कर लो, इतना बड़ा सामर्थ्य है कि अपने आप को परिवर्तित करने का। अगर नहीं है तो भूल जाओ, वो एक ख्वाब है, दिवस सपन है। रात को अपने बहुत बढ़िया चादर बिछाओ और अपने सो जाओ और बढ़िया बढ़िया ख्वाब लो, उसमें 5 स्टार होटलों में घूमो, सपन लोक के अंदर जो करना करो। अगर परिवर्तन करने की हिम्मत आप में नहीं है तो फिर 11वें का मामला भूल जाना। और कोई आसान रास्ता है ही नहीं लाइफ में ग्रो करने का, ये चीज को ध्यान में रखना। ग्रोथ कैसे होगी कैसे नहीं, ये मैंने आपको सारा आज विस्तार से पूर्वक से समझा दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है इस विषय पे तो बताइए। हाँ प्रदीप जी। मेरा ये गुरुजी, ये 100 करोड़ 200 करोड़ का जो आपने किया कि केवल धन से सब चीज सेटिस्फेक्शन आए, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने जीवन में सब चीज पाली, मुझे जो चाहिए थी और मिल रही है, पर कभी मैंने नहीं सोचा कि मेरा 100 करोड़ हो या 200 करोड़ हो। सोच पर मेरे पास सब कुछ साधन है, सब चीज है,
और मेरे मन में सेटिस्फेक्शन बहुत है कि मुझे। प्रदीप जी, मैंने ध्यान से आपने सुना होगा, मैंने कहा ये एक साधारण भाषा में समझाने का एक उदाहरण है, जस्ट ओनली फॉर एग्जाम्पल। सेकंड चीज कहा कि आप किसी भी मंजिल पे जाकर के यू विल गेट द सेटिस्फेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप वहां पर अपने आप को अमीर मान के चलिए, फिर आप अपने आप को गरीब मत मानिए। हाँ, गरीब नहीं हूँ। मैंने वहां पर अपना खुद का एग्जाम्पल दिया कि मैं जहां पर भी हूं मैं अपने आप को अमीर मान के चलता हूँ। मैं हाँ, अपनी मेरा हाथ। पर्सनल लाइफ में कैसा भी हूँ, कंजूस हूँ, क्या हूँ, पर जब मैं खर्च करने पर आता हूँ तो मैं मेरा सामर्थ्य को जानता हूँ, और मैं जिस तरीके से करता हूँ मैं ही जानता हूँ, मैं ही समझ सकता हूँ, या मेरे मैं जो कंजूस बहुत भी नहीं हूँ करीब है सर। वो समझते हैं। तो मैं ये एक जीने का एक तरीका है और समझाने का एक तरीका है। या तो आप सेटिस्फाइड रहो, मरना वहां पर है कि लोग जो हैं सेटिस्फाइड भी नहीं होते और उनको चाहिए भी, हाँ, सेटिस्फाइड हूँ। वो चीज नहीं चाहिए। तो परिवर्तन करो, अपने अंदर पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध, अपने आप को अग्नि में जलाओ भाई। अब वो कोई करना नहीं चाहता, नहीं करना चाहता तो फिर भाई कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं, कैसे। मेहनत तो खूब की। और प्रदीप इस जी, मेहनत, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हर व्यक्ति मेहनत करता है, पहली बात तो समझ लीजिए। वो बात अलग है कि उसको मेहनत, वो किसको मेहनत कहता है, वो एक अलग एंगल है। जीवन में हर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है। आप किसी का 100 आदमियों का आप इंटरव्यू लीजिए आप अपनी कंपनी में, कि आप 100 लोगों में से बताइए कौन कौन व्यक्ति है जो मेहनत नहीं कर रहे। एक भी नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैंने मेहनत नहीं करी है, हर कोई कहेगा। तो इसीलिए ये मेहनत का यहाँ पे मैंने संबंध जोड़ा है उसकी सोच के साथ, हाँ, ये बात है। और उस चीज को आपने लेकर के चलना है। कुंडली में भी मैंने इसको बताया कि आपकी अपनी यात्रा है, आप इसको किस एंगल से लेके चलते हैं, कैसे नहीं लेके चलते हैं। और मैंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि आप लोग मेरे से सहमत हो इस विषय पे, ये मेरा एक समझाने का तरीका, उपचय भाव। अब इस उपचय भाव को मैं ऐसे भी समझा सकता था, भाई देखो कुंडली के अंदर तीसरा और छठा 10वां 11 इन्हें उपचय भाव कहते हैं। उपचय का मतलब है उप जमा चया, ग्रोथ का, मैं हाउस ऑफ मेटाबॉलिज्म। उपचय की क्रिया जो है मेटाबॉलिज्म की क्रिया, की कितना पचा पाते हो। वैसे तो यहाँ से भी अर्थ निकलता है। मेटाबॉलिज्म क्या है भाई, आप कितना पचा पाते हो, जो खाया वो पचाया कि नहीं पचाया। तो लोग तो कई बार पचा नहीं पाते, उनको एसिडिटी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, कई बार गलती से खा लेते हैं ज्यादा तो उल्टी हो जाती है। तो ऐसे जीवन भी है, जीवन में भी कई बार आदमी कुछ ज्यादा थोड़ा सा प्राप्त कर लेता है, उसे अगर पचा नहीं पाता तो उसको उगलना पड़ता है, उल्टी हो जाती है। तो तीसरा भाव, छठा भाव, ये सब आपके पाचन की क्रियाओं को तंदुरुस्त करते हैं। जितनी आपकी पाचन की क्रिया तंदुरुस्त होगी उतना ही आप पचाने में भी सक्षम होंगे। जैसे कई लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, है ना, फिर वो, चलने लगते। हाँ, फिर वो कहते आ जाओ कोने मैदान में, मोहल्ले में है क्या कोई कंपटीशन करने वाला, तो फिर वो सिर आए फिरते हैं बेचारे। तो इसका मतलब उनकी पाचन क्रिया कमजोर है, मेटाबॉलिज्म कमजोर है। इसे आप ये अपनी भाषा में कह सकते हैं, उसका उपचय भाव कमजोर है, निश्चित रूप से नीचे आएगा। और जो कमा के बैठा और शांत भाव में बैठा है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर आगे बढ़ेगा, क्यों, उसका डाइजेशन सेट हो गया, अब वो आगे जा सकता है। तो सारा खेल आप सही, इसको किसी भी एंगल से समझ सकते समझ गया। थैंक यू। हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? गुरु जी, ये फिजिकल डाइजेशन के साथ साथ साइकोलॉजिकल, ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है, मेंटल ये, डाइजेशन। हाँ ये साइकोलॉजिकल है। या मैं दरअसल उपचय का मतलब जो है ना, जैसे कहते हैं ना शरीर की चय अपचय क्रियाएं, जी जी जी, जो वो कहते हैं वो मेटाबॉलिज्म, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। हाँ एनाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, वो वही वाली इसमें यस सर, टर्मिनोलॉजी यस सर, वही है, ये यस सर। वही उपचय, ठीक है ना। कहते हैं ना जिसका गुरु जी, मेटाबॉलिज्म तीसरे जितना छठे स्ट्रांग है, 10वें 11वें को का जी बोलिए। मेटाबॉलिज्म ज्यादा स्ट्रांग है, वो भोजन के सही तत्वों को, यानी जी विटामिन और मिनरल को एब्जॉर्ब करने की ताकत,
अर्थात तुम्हें जीवन में जो प्राप्त हुआ है अगर उसको आप एब्जॉर्ब करने की ताकत रखते हो तो फिर आपका डाइजेशन ठीक माना जाएगा। जिन लोगों का डाइजेशन वीक होता है इसका मतलब उन्हें जो जीवन में अब तक मिल गया है वो इस काबिल नहीं थे, उनकी सोच उनके साथ मैच नहीं करती। जीवन में आप हर चीज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप जीवन में हर चीज का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके आ सकते हैं। आप मान लीजिए जिनको पेट की समस्याएं रहती हैं, पेट डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, इसका मतलब उनकी सोच में और उन्हें जो अभी मिला हुआ है दोनों में बड़ा गैप है, उनकी सोच का विस्तार नहीं हुआ है। और उनको जो मिल गया है या तो सोच बड़ी है मिला कम है, या मिल गया ज्यादा है सोच छोटी है। दोनों ही स्थिति में उस आदमी का पेट खराब रहेगा। ध्यान रखना, ये मैं गहरे सूत्र बता रहा हूं आपको जो पुस्तकों से नहीं मिलने ज्योतिष, निश्चित रूप से। मतलब सर दोनों में से जो भी परिस्थिति नहीं होगी, अगर पाचन उसका बहुत अच्छा और उतना नहीं मिल रहा तो भी पेट समस्या होगी। सचिन सिंपल सी भाषा में बात है, अगर पाचन में गड़बड़ है, कोई कहता है गैस बनती है, पेट दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, लूज मोशन रहता है, मोटापा आ गया है, चर्बी कम नहीं हो रही है, सब ये पेट की तकलीफ है। इसका मतलब या तो जो उसने सोचा था बड़ा उसे वो मिला नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी, या सोचा था जो उस हिसाब से हो गया, मिल गया ज्यादा, मिल गया ज्यादा, अब थॉट प्रोसेस वैसा नहीं तो भी उसको बेचारे को तकलीफ हो जाएगी। इसलिए धन धीरे धीरे आना चाहिए, ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए, अचानक से वाला मामला कभी नहीं होना चाहिए, नहीं पेट खराब कर देगा। निश्चित रूप से गलती से ज्यादा धन आ गया आपका सबसे पहले पेट बिगड़ेगा, और रियल में फिजिकली पेट बिगड़ेगा। मैं आपको सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, इसका कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं। जिनके पेट बिगड़े पड़े समझ लेना दोनों चीजों में कहीं ना कहीं गैप है। दवाइयां खा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोच में कहीं ना कहीं एरर है, या जो मिल गया है उसमें एरर है। दोनों आपस में मैच नहीं है, दे आर मिसमैच। गुरुजी अगर तो उसी के हिसाब से वो अपने आप को सेट कर लें, अपने डाइजेशन के हिसाब से अपने आप को सेट कर लें, आप देखिएगा कमाल हो जाएगा। अच्छा तो छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि दिक्कत है ना भाई, मिला इतने दिनों के बाद, साला पहले तो गरीबी में मारे जा रहे थे, अब 2 पैसा आए, अब खाएं भी ना। डॉक्टर क्या कहे, डॉक्टर को मना करता करने दो, चोरी से खाएंगे, छुपके खाएंगे, कुछ करके खाएंगे, खाएंगे तो खाएंगे तो फिर खाएंगे। अच्छा फिर बॉडी भी वैसे ही मांगती है, वो कहता आजा, वो छठे में फंस जाता है फिर वो। तो सर इसका कोई रेमेडीज भी हो? सारे मामले छठे भाव में हैं, जितने भी डाइजेस्टिव के ऑर्गन्स हैं, आंतें भी, हमारी पेनक्रियाज भी है ना, हमारा लीवर भी, सब छठे में ही तो है। और गुरुजी सोच भी छठे से ही शुरू होती है? नहीं, विश्लेषण, सोच है लगन, सोच है लगन। थॉट प्रोसेस कम्स फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। छठा, छठा का मतलब है जरूरी थोड़ी जो आप सोच रहे हो ठीक है कि गलत है, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई हो सकता है जिस विचार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरी सोच गलत हो सकता है मैं ठीक भी हूँ, मेरा एग्जाम्पल ठीक भी बैठ जाए, हो सकता है नहीं भी बैठे बहुत सारे लोगों के लिए जी। तो वो छठा है। छठे का मतलब प्रकृति के विपरीत, मतलब वो लगन के विपरीत जा सकता है, उसका तो स्वभाव है विपरीत जाने का। जो आप सोच रहे हो आपकी सोच गलत जाने के चांस ज्यादा हैं, इसलिए तो लोग सफल क्या ये कारण हो सकता है कि 3/4 दुनिया का पेट खराब रहता है? 3/4 दुनिया का जो पेट खराब रहता है, इसको एक कारण समझ सकते, सब पेट लेके परेशान रहते हैं पूरी दुनिया, पेट नहीं ठीक। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी सोच को बड़ा कैसे करें, सोच को बड़ा कैसे करें? हाँ, मतलब इसकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी। देखिए कुंडलिनी तंत्रा के ऊपर आप लोग कोर्स कर रहे हैं ना जी? अच्छा जी। सारा खेल ही सोच का है, वहां पर आपकी सोच को ग्रोथ कैसे मिलनी है वो मैंने उसको डायरेक्ट नहीं बताया, पर इनडायरेक्टली वो ही काम करेगी। चाहे वो मैं श्वास बता रहा हूँ, चाहे
अब मैंने वहां पे भोजन रोक दिया आप लोगों का, मैंने कम करने को बोल दिया आपको, तो वो ये ताकि आपका डाइजेशन मामला सेट हो ऑटोमेटिक। डाइजेशन जैसे जैसे आपकी सेटिंग आएगी वैसे वैसे सोच में परिवर्तन आएगा। बिना डाइजेशन ठीक हुए आपकी सोच में परिवर्तन आ ही नहीं सकता। ये सूत्र है आयुर्वेद का, ये सूत्र है आयुर्वेद का। बिना डाइजेशन के ठीक हुए आपकी सोच ठीक नहीं हो सकती, या बिना सोच अच्छी हुए कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो सकता। कैसे पकड़ लो आप, वाइस वर्सा। या सोच को पकड़ लो तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा, दोनों आपस में मैच करनी चाहिए। फिर देखो, फिर आप एक लेवल ऊपर उठेंगे, नेक्स्ट लेवल, यू कैन अचीव द नेक्स्ट लेवल। पर जब ये सिचुएशन आए तो ही तो दसम में पहुंचोगे आप। अरे देने का सामर्थ्य बनेगा जब ही आपको नारायण जी आके भेजेंगे। अब देना चाहते नहीं, खुद लेना चाहते हो, जो अजी मुझे दे दो, मुझे दे दो। ये आदमी तीसरे छठे का आदमी, इसको यहीं पट के रखो। देना तो कुछ चाहता ही नहीं, तो पट के रखो इसको यहीं। गुरुजी, हाँ जी, हाँ सुनीता जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, बिल्कुल, कि जैसा कर्म हम करते हैं सोच हमारी उसके हिसाब से चलने लगती है। आपने जो जो बात कही हो मैंने सारी मान। सविता जी, सोच से कर्म चलता है, कर्म से सोच नहीं चलती, सोच से कर्म होता है। लेकिन जितना गुरुजी हम अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा जितना दान देते हैं, अगर हम ये सोचे यार 10 रुपए आए इसमें से मैं खा जाऊं, दूसरे को क्या दूं, ये मेरे साथ बीती हुई है गुरुजी। और मेरे फैमिली को आप जानते हो, मेरी फैमिली को आप जानते हो, वो उस सोच के कारण आज भूखे मर रहे हैं, और मैं भी उसी फैमिली से हूँ कि भोले की कृपा से यहाँ। सोच का तो सारा खेल है ही सविता जी, सारा ही खेल सोच का है ना। जब देने की प्रवृत्ति, बांटने की प्रवृत्ति नहीं होती ना, तो बड़ा शक्कर फंस जाता है। ये वर्तुल है धन का, माया का। जब तक बांटोगे नहीं तो मामला बनेगा नहीं। ये चीज को ध्यान रखो, बांटना सीखना पड़ता है। चाहे कैसे मर्जी बांटो, वो आपके अपनी। ज्ञान बांटो, धन बांटो, है श्रम बांटो। श्रम बांटने वाला मेहनत करके दिखा दो। भाई तुम्हारे पास ना ज्ञान है और ना ही तुम्हारे पास धन है, और फिर कैसे करोगे आप? तो श्रम बांटो, मतलब मेहनत कर लो उसके लिए, फ्री में उसको करके दो। मान लीजिए पहले लोग क्यों सफल होते थे? गुरु के आश्रम में क्या करते थे? बेचारा गरीब बच्चा भी आता था, अमीर भी हर एक आता था। तो क्या होता था भाई, जो जिसके पास जैसा सामर्थ्य हो वैसा करो। अब जो राजा के बच्चे होते थे वो तो माल भिजवा देते थे बढ़िया बढ़िया भाई गुरु जी के यहाँ पर, तो रास अन्न पान, अन्न जल वगैरह सबकी व्यवस्था हो जाती थी। गरीब बच्चे क्या करते थे? वो जाके जंगल में लकड़ियां काट लाते थे, चोली चौका जो है, चूल्हा चौका, सारी व्यवस्था हो जाती। तो सब मिलकर के काम करते। तो जिसमें से श्रम हो सकता है वो श्रम बांटता है, जिससे कर्म हो सकता है कर्म बांटता है, जिससे ज्ञान हो तो ज्ञान बांटता है। गुरु तो ज्ञान बांट रहा है, पर उसको चलाने के लिए श्रम बांटने वाले भी हैं और धन बांटने वाले भी हैं। जब उसको दोनों मिलते हैं तो गुरु कार्य आगे बढ़ता है। गुरुजी, ओके गुरुजी, ये तीनों भाव जो हैं, बस बस तीनों बस विनय जी, चारों, बस विनय जी, फिर 2 ही लोगों की क्लास हो जाएगी, और लोगों को भी चलते हैं। सर एस्ट्रोलॉजी गुरुजी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान आई है सर। हाँ बताओ बताओ, जल्दी बोलो। गुरुजी, ये उपचय भाव सब जो हैं ये क्रूएल हैं मोस्टली। हाँ, तो मेहनत करना किसे अच्छा लगता है? ओ, मेहनत करना किसको अच्छा लगता है? अच्छा भाई कौन चाहता है मैं कंपटीशन में फंसूं? कौन कहता है भाई आईएएस के एग्जाम लोग नहीं देते? क्यों नहीं देते भाई? कंपटीशन टफ है, अब कौन फंसे उसमें? 100% विश्वास है कि भाई हम तो पास नहीं होंगे। हमारे इंजीनियरिंग में ना आईआईटी एक इंस्टीट्यूट है, बड़ा नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान के अंदर। जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे पास कुछ ऐसे चंडाल चौकड़ी भी होते थे जो कहते थे भाई देखो, सारी बातों का एक जवाब कि आईआईटी हमारे बस का खेल नहीं है। तो हमने भी मान लिया कि आईआईटी हमारे बस का खेल नहीं है। तो वो बड़ी बड़ी किताब दिखाते थे, कहते देखा चश्मा लग जाएगा। अब ये थोड़ी पता था ये चश्मा तो 30 साल की उम्र के बाद वैसे भी लगना था, और 5 साल पहले लग जाता। पर कहने का मतलब ये है, वो चंडाल चौकड़ी ने डरा दिया और हम मान के बैठ गए कि भाई मामला
ऐसा ही होता होगा। हमारे जो उस समय का जो टॉपर था लड़का, वो एग्जाम देने गया तो रुड़की का एग्जाम दिया, बोला आईआईटी तो मेरे बस की बात नहीं। रुड़की को अभी बाद में आईआईटी में शामिल करा, जब हम पढ़ते थे तो वो अलग एग्जाम लेता था रुड़की, परंतु वो आईआईटी में शामिल नहीं था, पर उसकी रेपुटेशन आईआईटी की तरह थी। तो 8 क्वेश्चन आते थे। रुड़की का अपना एंट्रेंस का लेने का तरीका ये था, और आईआईटी 2 तरीकों से लेते थे। एक ऑब्जेक्टिव का, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते थे उसे, और फिर वो दूसरा नंबर पे 2 टेस्ट लेती थी आईआईटी, पर वो एक ही उस तरीके से लेता था। वो 8 क्वेश्चन में से वो कहता था कोई 5 करो। वो लड़के ने कहा कि यार मैं तो 1.5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही मैं अटेम्प्ट कर पाया, बाकी तो मैं बार बार क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ता रहा। तो हम सोचते हैं, उन्होंने कहा इसकी इतने बुरे हालात है तो भाई हमारे तो बस की नहीं है। तो वही वाली बात है, कोई कंपटीशन में जब घुसता ही नहीं है तो उसे कंपटीशन का एहसास ही क्या होता है। तो अगर हम छठे भाव में खड़े ही नहीं हुए आकर के, तो छठा भाव हमें प्रमोट 10वीं तक करेगा कैसे? इसीलिए इसे को क्रूल भाव कहते हैं। ये क्रूअल इसलिए कि ये इमोशनल नहीं है। ये कहता है जो सही नहीं है वो यहीं पड़ा रहे, बस जाएगा वही, या ना सिफारिश चलेगी ना घुस चलेगी। जो वास्तव में डिजर्व करता वही 10वीं पे जाए, इसलिए एक रूल है। ठीक है, चलिए। अरे 26 लोग रह गए, भाग गए लोग, भाग गए। आजकल मेरी बातों में रस कम आ रहा है। नहीं सर, ऐसी बात फीडबैक नहीं भी है। नहीं दे रहे हैं। और मैंने कहा था एक टेस्टिमोनियल देना, तो मुझे लग रहा है कि पढ़ाई में अब मजा नहीं आ रहा आप लोगों को। सर मेरा टेस्टिमोनियल तैयार है। भेज दो सारे भेजो भाई। ये 4 बातें मेरा टेस्टिमोनियल तैयार है, बस पोस्ट करना है। ये समझ लो झूठी लिख के भी किया है और वीडियो भी बना दिया है। हाँ, झूठी सच्ची बातें सर लिख के भी तैयार किया है और वीडियो भी बना दिया है। लेकिन वो मेरा बेटा बोला कि पापा इसको और अच्छा से लिखो, ढंग से लिखो। चलो ठीक। हाँ मंजीत जी। गुरुजी, सचिन जी भी पूछ रहे थे यही सवाल कि हाँ बोलिए। के हिसाब से इसको ठीक करने का तरीका क्या है? अगर हमको पहली बात जी, अगर आप सोचें कि उपायों में कोई मामला है तो बिल्कुल भी नहीं है। 1 पैसे का उपाय नहीं है इसका जी। मैंने सूत्र बड़ा गहरा दे दिया, वो दे दिया सोच। आपको अपनी सोच को बड़ा करना है, और वो कैसे बड़ी होगी वो आपने अपने उन बिंदुओं को देखना है। एक तो राजा को देखिए और एक अपने आप को देखिए, दोनों को एक दर्पण में देखिए कि राजा क्या करता है और आप क्या करते। राजा को ऐसे समझिए जो 11वें भाव पर बैठा हुआ है, मतलब सफलता के अंतिम सोपान पर बैठा हुआ है, वो राजा है। भाई आज नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, वो सफलता के अंतिम सोपान पर बैठा हुआ है। उससे ऊंचा कोई पद ही नहीं हमारे देश में, वो अंतिम सिरे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है। वो ऐसा क्या कर रहा है उसको बड़ा देखिए, और अपने आप को देखिए। अपने आप कमियां समझ में आती जाएंगी कि भाई मोदी क्या करता है और हम क्या करते हैं। तो वहीं से आपका चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। वहीं से आपके इतनी चीजें आप डर जाओगे कि अरे यार इतना तो हमें पता ही नहीं था। अगर 11वें तक पहुंचना है तो अगर मोदी से नीचे जो आदमी है वो 10वां है, तो इस तरीके से पहुंचते रहो। और तीसरे छठे पे तो सारा मिडिल क्लास आदमी छठे पे है ही। नौकरी जो करता है, नौकरी करने वाला, अपना रोजगार करने वाला, ये सब छठे पे है ही। किसी को रिपोर्टिंग करने वाला, ग्राहक से डरने वाला, ये सब छठे में है ही। कंपटीशन में फंसा हुआ, ये सब छठे में है ही। हाँ, 10वीं में वो है जो लोगों को रोजगार दे रहा है। 10वीं में वो जो लोगों को रोजगार दे। ठीक है जी जी जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? गुरुजी नितिन बोल रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये अपने सबकॉन्शियस माइंड के थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने की एक वो विद्या है। नितिन जी, ये बैठे बैठे जो है ना वो चेंज नहीं होने वाला मामला। इसके लिए एक्शन बहुत जरूरी है।
और मैं अक्सर अपने लेक्चर में कहता हूं भाई आप जो है ना एक शुरुआत कीजिए। शुरुआत क्या है कि मान लीजिए आप कितना भी कमाते हैं और आपने डेली दान नहीं करते, आप नियम बनाइए कि मैं 10 रुपया रोज दान करूंगा। ज्यादा बड़ा मत कीजिए, 10 रुपए से शुरू कीजिए। सामर्थ्य ज्यादा बड़ा तो 100 रुपए से शुरू कीजिए, 500 रुपए से शुरू कीजिए, 1000 रुपए से शुरू कीजिए, पर नियम बना लीजिए कि नित्य का दान। अब क्या होगा कि रोज को समय नहीं मिल रहा तो उसको एक गल्ला बना लीजिए, उसमें रोज का दान के नाम का आप डालते जाइए। कभी भी आपकी यात्रा होती है तो वहां पे उसको खर्च कीजिए। अब आपको अपनी आस्था है कि आप किसी के लिए ड्रेस देना चाहते हैं, किसी को भोजन देना चाहते हैं, किसी मंदिर में देना चाहते हैं, किसी ब्राह्मण को देना चाहते हैं, अपने लिए मंत्र जाप चाहते हैं, कोई पूजा चाहते हैं, कोई पुस्तक किसी को देना चाहते हैं, किसी को बस्ता खरीद के देना चाहते हैं, वो आपका अपना फिर विषय है। फिर आपको जो मन करे फिर उस तरीके से दो। देखो राजा के भाव ना आने लग जाए आप में, देना तो शुरू करो, दिल बड़ा होना शुरू हो जाएगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, बैठे बैठे सोचते रहो 1000 करोड़ 2000 करोड़ की, मैं बड़ा ऊंचा सोच रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। एक्शन 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 को फिर आदत में लेके आइए, थोड़ा दिल बड़ा रखिए। 2 पैसा फालतू गया, खुश होइए, चलो यार बेचारा खुश हो जाएगा, 2 पैसा फालतू गया, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। गुरुजी सुरभि। हाँ सुरभि बताइए। हाँ गुरुजी, आपने बताया कि तरक्की करने के लिए आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, तो इसके लिए फर्स्ट हाउस का और फर्स्ट हाउस लॉर्ड को अच्छा होना जरूरी है। अगर वो अच्छे हैं तो बाकी चीजें डिपेंड करती हैं या? सुरभि ये डेवलप करनी पड़ती है। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, आप अलग हो गए? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ सुरभि, एक्चुअली में भाई लगन का लॉर्ड कहीं पर भी बैठा है, पर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट तो आपने करना है ना। जी। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट देखो, ज्योतिष में तो ये चीज मिल रही है तो कि उस हिसाब से मैं बताता हूँ गुरुजी सुरभि, कर्म बड़ा हो गया फिर। मैं आपको बता, कर्म तो है ही बड़ा। ज्योतिष तो शुरू से ही कहता है कर्म बड़ा है। ये तो नालायक लोग हैं जो ज्योतिष पढ़ते नहीं, जो कहते हैं यार ये तो आदमी को अकर्मठ व्यक्ति बनाता है, जो नकारा आदमी बनाता है ज्योतिष। ज्योतिष कभी किसी को नकारा नहीं बनाता। नकारे व्यक्ति तो होते ही नकारे हैं, उनका क्या कर लोगे आप? नकारे व्यक्ति को तो भाना चाहिए। ये तो कर्म का विज्ञान है भाई, पूरा का पूरा। जब तो दसम भाव को ताकत मिली है। जी। क्या देखते हो आप ज्योतिष में? देखना ये पड़ता है कि आप पीछे से क्या लेके आए हो, मतलब परमात्मा का आशीर्वाद क्या है, परमात्मा का आशीर्वाद कितना मिला हुआ, कितना नहीं मिला हुआ आपको। लग्नेश अगर मजबूत है भाई, परमात्मा ने आपको पीछे से दिया है कि आप बुद्धि थोड़ी सी बड़ी बड़ी रखोगे, पर भाई फिर आदत भी तो बड़ी चीज है ना, उसको कंटिन्यू भी तो करना है। एक बार सोच अच्छी हो गई, पर ये थोड़ी उस सोच को बना के रखना है और बढ़ाना है। आप ये समझिए। कभी कभी देखिए साहब, मेरे पास पैसा आया, मैंने बांटना है, उसमें धर्म का भी एक हिस्सा होना चाहिए। वो ऐसे घूमता हुआ वर्तुल जाएगा। हम परमात्मा का हिस्सा रखते नहीं है, गुरुजनों का हिस्सा रखते नहीं है, तो क्या होगा? गुरुजनों का हिस्सा रखना और परमात्मा का हिस्सा रखना हमारे यहाँ पे क्यों जरूरी बताया गया? जैसे सिखों में दसवंध का जो है कंसेप्ट है। अब जो लोग जो सिख इस चीज को, पॉलिसी को अपना रहे हैं ना, रियल में मैं कह रहा हूं, मुझे आज तक कोई ऐसा सिख मिला नहीं आज तक कि जिसने दसवंध की पॉलिसी को अपनाया हो और वो कहीं दिक्कत में आया। पता नहीं कितना अपने आप ही होता रहता है। पहले मुझे वो समझ में नहीं आता था। एक मेरे पास सरदार जी आते थे, वो बड़े सीनियर व्यक्ति, किसी मनमोहन सिंह जी के जमाने में कभी वो उनके राइट हैंड होते थे। आज भी उनका दिल्ली में बड़ा अच्छा वो हिसाब किताब, बड़े बड़े फार्म हाउस से मेरे से बड़े अच्छे उनका अच्छे ताल्लुकात। और वो क्या करते थे, वो चुपचाप नोटों की गड्डी लेते थे, लाख लाख रुपए जो है वो गुरुद्वारे में दे देते थे, बिना बताए बिना लिखवाए। और कहीं कुछ पर्ची पुर्ची नहीं लेते थे वो, उनकी एक आदत थी अपनी।
कुछ करने की। तो पहले मैं सोचता था, मैंने कहा यार ये इतना नुकसान कैसे कर देते हैं। तो उनसे मेरी जब बातचीत चली तो उनसे मेरे समझ में आया बात। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं आते, जीवन में दुख आते हैं, पर उनके उस व्यक्ति के जीवन में ना सारे दुख आए, कष्ट आए, पर पैसे का दुख नहीं आया। ये भी हैरान है। देखो, वो कहता था यार मैं भगवान को पैसा दे के आता हूँ, वो पैसा वापस लौटा देता है। वो लाख दे के आता हूँ, 1.25 लाख रुपए करके दे देता है मेरे को। मैं तो जितना डाल के आता हूँ कुछ बढ़ा के ही देता है मेरे को। अब कैसे बोला, मेरे जीवन में हर तरह का कष्ट है, परंतु ये पैसे का कष्ट नहीं। उन्होंने जब चाहा, जब कुछ ना कुछ उनको मिल जाता। तो ये कहीं ना कहीं देखिए चीजें हैं, कार्य कर रही कितने ढंग से। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई 10 रुपए से शुरू कीजिए, 300 बनेंगे महीने में, और फिर देखिए कि 300 से कुछ ज्यादा बढ़े कि नहीं बढ़े, मिलेगा। तो सुरभि वो है कि पीछे से आपका लगन कैसा भी है, आपको जो मिल गया सो मिल गया। अब आपकी भी तो ड्यूटी है कि हम इसको आगे लेके जाएं। अब हम उसको आगे नहीं लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, रोते रहेंगे भाई लगने 6वीं में बैठ गया, 8वीं में बैठ गया, 12वीं में, हाय क्या करें हाय। अरे सो भाई विचार करो कि बैठ गया, खड्डे से निकाले कैसे। और कर्म से बड़ी कोई ताकत नहीं। भागवत कथा, भागवत गीता पढ़ो, हर किसी को भागवत गीता पढ़नी चाहिए। और खास करके कुछ और पढ़ोगे ना पढ़ो, कर्म योग जरूर पढ़ो। ये कर्म योग है क्या, और एक बार मत पढ़ना, 10 बार पढ़ना उसी चैप्टर, बार बार जब तक ना समझ में आ जाए कर्म योग, तब तक पढ़ना, जोर जोर के बोल के पढ़ना। कर्म योग बेस्ट बुक, उससे ज्यादा बढ़िया कोई बात कर्म योग पे लिख ही नहीं सकता, मेरा तो ऐसा मानना है। गुरुजी, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो धर्म से रिलेटेड कोई भी कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? पहली बार में करोगे और बिना अभ्यास के करोगे, उसमें गड़बड़ होगी। पहली बार अगर आप बंदूक ट्राई करोगे और गोली चलाने की कोशिश करोगे तो गलती होने के पूरे चांस है, कंधा भी तोड़ सकती है बंदूक। जिस कंधे पर रख के आप बंदूक चला रहे हो, वो कंधा ही तोड़ देगी। थोड़े रुक जाओ 2 मिनट के लिए। परंतु कई दिनों बाद अगर बंदूक चलाओगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। और अगर आप रोज बंदूक चलाना शुरू कर दोगे, वो बंदूक आपके लिए खिलौना हो जाएगी। सेम चीज ऐसे ही है। हमारे हिंदुओं में ये बड़ी बड़ी समस्या है। हम लोग कभी जागते हैं दान पुण्य करने के लिए 6 महीने में, साल में, और कईयों को तो 3 साल हो जाते, 4 साल हो जाते हैं। ना वो मंदिर में देते, ना वो पाठ पूजा पे देते, कहीं खर्चा ही नहीं करते जी। वो कहते हैं तो वेस्टेज ऑफ वो है, और वो देना सीखते ही नहीं। और वो यही दिमाग लगाते रहते, मेरा पैसा किसके पास, मेरा पैसा किसके पास, उससे ले लूं, उससे ले लूं, उससे ले लूं। अब लेने की तो बात आ रही, देने की बात ही नहीं आ रही, लाइफ में ही गायब है। और वो किसी दिन वो जोश में आता है, मेरे जैसे साधु टाइप आधा साधु टाइप आदमी से प्रवचन करता है, वो कहता है अच्छा आज तो दे के आएंगे हम। और देने आता है, कल को इत्तेफाक से कुछ 19-21 हो जाए, वो कहते यार ये तो मुझे सूट ही नहीं करता। सूट नहीं करता तो ये बात ठीक है, उसको सूट नहीं करता, इसलिए उसने तुरंत मान लिया कि सूट नहीं करता। ये तो वही वाली बात हो गई कि जब वाइफ कहती है पिकनिक पे चलेंगे, वो कहता है नहीं पिकनिक पे है ना ज्यादा हमें सूट करती नहीं, पिकनिक में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है ना। या तो होटल वाले से झगड़ा हो जाता है, या जो है खाने पीने वाले से या ड्राइवर से झगड़ा हो जाता है, तो हमें ज्यादा पिकनिक सूट करती ही नहीं है। तो वो कहते हैं इसको अवॉइड करो। तो बंदा कहता है यार फिर दान पुण्य के चक्कर ही छोड़ो यार, यहाँ तो जितना दे के आते हैं ज्यादा दिक्कत में फंस जाते। तो इंसान खुद ही है ना, इंसान से बड़ा शातिर प्राणी कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू।